आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस महत्वपूर्ण बहस में हस्तक्षेप करने का आपने अवसर दिया है मुझे। मैं पिछले 2 दिनों से इस बहस को सुन रहा था। कुछ सवाल उठे हैं जिसका उत्तर शुरू में देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने पूछा 26 नवंबर कहां से आ गया, इस पर बहस की जरूरत क्यों आ गई। हमारे कई मित्रों ने बात उठाई। इसका जवाब संविधान देता है। अगर संविधान के प्रियम्बल को एक बार आप पढ़ें, और मैं उसकी बस 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं, उसमें स्वयं साफ लिखा हुआ है। चेयरमैन सर, मैं ये बता रहा था कि ये सवाल उठे कि 26 नवंबर क्यों, तो मैं भारत का संविधान का प्रियम्बल पढ़ रहा हूं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, बाकी मैं छोड़ रहा हूं, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये तो 26 नवंबर की तारीख भारत के संविधान में मुकर्रर है। अब आप पूछेंगे 26 जनवरी की भी चर्चा की गई, तो भारत के संविधान की धारा 393 में इस बात का जिक्र है, या 94 होगा, मैं समय के कारण उसको पढ़ नहीं रहा हूं, कि कुछ धाराएं सिटीजनशिप को, राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन, मुख्यमंत्री, गवर्नर के अलावे बाकी सभी कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से शुरू होगा। देयरफॉर ये जो चर्चा हो रही है, तो मैंने कहा कि इसको मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं। फिर माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कहां से निकल गया। मैं बहुत ब्रीफली क्लैरिफाई कर दूं, आपने एक बात कही थी, तो आपको बता दूं कि भारत सरकार के गृह विभाग का एक ओएम है 1 अक्टूबर 2015, जिसके मुताबिक अगर किसी डे को नेशनल डे मनाना है तो उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी में कमेटी बनके उसको प्रस्ताव करेगी, कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देखेगी, फिर प्रधानमंत्री के आगे वो निर्णय होता है। यहां पर अंबेडकर साहब की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाने का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, 23 जुलाई 2015 को तय किया गया। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ने तय किया और यह विचार किया कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। उसके बाद से वो फैसला हुआ, उन्होंने निर्णय किया, प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री ने ओके किया, फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने उसको नोटिफाई किया। तो सारी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, इसलिए हमने कहा इसको थोड़ा संक्षेप में बता दूं। चेयरमैन सर, अंबेडकर साहब को मैं जितना पढ़ता हूं मेरी इज्जत बढ़ती है उनके लिए। आज जब मैं इस पर बोल रहा हूं तो मैं अंबेडकर जी का अभिनंदन करता हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इन सबों का अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अभिनंदन करता हूं, जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट थे। और जब भी मैं सूची देखता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो एक शख्स का नाम मैं और रखना चाहूंगा जिसने अंत में साइन किया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। रामनाथ गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्पिरिट को जब सबसे अधिक हमला था भारत की आजादी पर, उसने उस क्लेम को जगा कर रखा। माननीय अध्यक्ष जी, अंबेडकर जी के बारे में कई बातें कही गई, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सर आइवर जेनिंग्स ने एक बात कही है कि अंबेडकर वॉज द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट ऑफ हिज टाइम, और ग्लेविने ऑस्टिन, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने उन्हें कहा है, डॉक्टर अंबेडकर वॉज ए फाइन ब्लेंड ऑफ ए लीगल स्कॉलर एंड ए सोशल रिफॉर्मर। इसीलिए जब भारत का संविधान बन रहा था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत पीड़ा अपमान को कभी संविधान में झलकने नहीं दिया। मैं उस व्यक्ति की सबसे बड़ा बड़कपन है। सोचिए, बचपन में जिसको पानी पीने के लिए एक चपरासी बाल्टी गिराएगा तो पानी पिएगा बाहर। उन्होंने एक लेख लिखा था, नो पियन नो वाटर, क्योंकि आज पियन छुट्टी पर था तो मैं प्यासा रह गया। और यह पीड़ा कोलंबिया से लौटने के बाद भी रही कि जब वो सिडनम कॉलेज में थे लॉ के प्रोफेसर, तो जिस जग से वो पानी पीते थे बाकी प्रोफेसर आपत्ति करते थे, लेकिन इस पीड़ा को संविधान में कभी वो पीड़ा दिखाई, वो द्वेष दिखाई नहीं पड़ता है, वो ईर्ष्या दिखाई नहीं पड़ती है, आय का रास्ता दिखाई पड़ता है। अंबेडकर जी ने क्या कल्पना की थी? 3,
भारत लोकतंत्र से आगे बढ़ेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है तो आजादी देनी पड़ेगी, लेकिन आजादी के साथ साथ अगर बराबरी लानी है, इक्वालिटी, तो हमको सोशल इक्वालिटी देनी पड़ेगी। इसलिए वंचितों को राइट देना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी आएगी तब, भाईचारा तब बढ़ेगा, तब इस देश में उत्पादन के साधन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होगी। सर, भारत की यूनिटी की बात बहुत चली है। आज मुझे एक डॉक्टर अंबेडकर को कोट करने की इच्छा है। भारत का सपना क्या था? बहुत कुछ कोट करने था, जो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात उन्होंने कहा था संविधान सभा में, वी आर ए ग्रुप ऑफ वॉरिंग कैंप्स and I may even go to the extent of confessing that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, with all this, I am quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. With all our caste and creeds, I have not the slightest hesitation that we shall in some form be a united people. I have no hesitation in saying that notwithstanding the agitation of the Muslim League for the partition of India, someday enough light would dawn upon the Muslims themselves, and they too will begin to think that united India is better even for them. ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच है भारत की एकता के बारे में। क्या कहा गया था कि भारत लोकतंत्र के लिए मुनासिब है। आज अध्यक्ष जी 66 साल हो गए। 66 साल के बाद मेरी राजनीतिक यात्रा एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से शुरू हुई। जेपी मूवमेंट में देखा, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। आज राजनीति में बहुत दिनों से हूं। पहले भी मंत्री रहा हूं, आज भी मंत्री हूं, 2000 से संसद में हूं। मैं एक बात कह सकता हूं, 66 साल के बाद 4 चीजें सामने हैं। नंबर 1, ये मुल्क चलेगा लोकतंत्र से, जमहूरियत से, वोट से, लोगों के अधिकार से। नंबर 2, इस मुल्क के लोग जानते हैं कि अपने जमहूरियत में वोट की ताकत से वो किसी भी बड़े नेता को हटा सकते हैं, हरा सकते हैं, किसी भी बड़ी पार्टी को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं। और नंबर 3, इस मुल्क में अभी कोई मिलिट्री coup नहीं होगा। और नंबर 4, 1975 के बाद जो अनुभव आया इस देश का, अब कोई नेता इमरजेंसी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में जो अंबेडकर जी का सपना था, जो संविधान बनाने वालों का सपना था, ये उसकी बहुत बड़ी विजय है। अब जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा हम अंबेडकर को, जवाहरलाल जी को, सरदार पटेल को, मौलाना आजाद को लड़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो आपके हैं, हम तो मानते हैं वो देश के हैं, वो देश के हैं। लेकिन बड़े अदब से सर आज कुछ मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुंगेकर साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर की क्या इज्जत है इसके बारे में बता रहे थे, और जेठमलानी साहब उनके बारे में जैसे जूरिस्ट क्या कि उनको कोलंबिया ने क्या क्या पीएचडी दिया बता रहे थे। और सभी मानते हैं कि देश के वो रत्न थे। तो अंबेडकर 56 में मरे, उनको भारत रत्न 1990 में क्यों मिला? ये सवाल उठेगा। ये कौन सा टॉलरेंस था? और जिस सरकार ने उनको दिया वो आपकी सरकार नहीं थी, माफ करिए। और कहां गए हमारे अजीज दोस्त त्यागी जी? उसमें वो भी थे, शरद यादव भी सरकार के साथ थे, हम भी सरकार के साथ थे। 56 से 90 अर्थात 34 साल क्यों लगा इस मुल्क को यह तय करने में कि वो तो भारत के रत्न थे ही, उनको औपचारिक भारत देने में इतना वक्त क्यों लगा? सरदार पटेल, आपसे मैं क्या बताऊं, आज देश जो यूनाइटेड है, मैं तो कहता हूं, इतिहास आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूं कि 555 रियासतों में 554 को सरदार पटेल हैंडल कर रहे थे, आज वो सब भारत के साथ हैं। एक कोई और हैंडल कर रहे थे, समस्या आज तक है, वो चर्चा कभी बाकी करेंगे। भारत रत्न सरदार पटेल मरते हैं 1950 में, उनको भारत रत्न मिलता है 1991 में, यानी मरने की 41 साल बाद। क्यों? एक इतने बड़े देशभक्त को, जिसको आज के सामने हम सर नवाते हैं, 41 साल क्यों लगे? वो कौन सी ताकतें थी जो सरदार पटेल को भारत रत्न मिलने से रोक रही थी? इसका जवाब कभी ना कभी देना पड़ेगा। ये कौन सा टॉलरेंस है? मौलाना आजाद, आज कल मैंने मौलाना आजाद को बहुत पढ़ा है। और चेयरमैन साहब,
मैं बहुत इज्जत से कहता हूं, मैं जितना उनको पढ़ता हूं मेरी इज्जत बढ़ती है। और मैं उन लोगों से था तो हमने बीजेपी के दिल्ली के दफ्तर में मौलाना आजाद की तस्वीर टांगी है। ये देशभक्त है, इसको हमें और जानने की जरूरत है। मौलाना आजाद 1959 में मरते हैं, उनको मिलता है भारत रत्न 1992 में। क्या मतलब है इसका? बीच में जाकिर हुसैन को मिला, वीवी गिरी को मिला, राधा कृष्णन को मिला, श्री प्रकाश को मिला, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब अच्छे थे। मौलाना आजाद को 92 में क्यों? सरदार पटेल को 91 में क्यों? आज जब टॉलरेंस की डिबेट हो रही है तो इस डिबेट में भी यह सवाल उठेगा और आज मैं उठा रहा हूं। लोकनायक जयप्रकाश जी की बात आती है, बहुत कविताएं पढ़ी गई हैं, शेरो शायरी हुई है। मेरा सौभाग्य है जीवन का कि मुझे लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में काम करने का मौका मिला, जेपी मूवमेंट में, इमरजेंसी के खिलाफत में। और आज मुझे गर्व से कहना है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, ऐसे बहुत लोग बैठे हुए हैं। कोई 4-5 साल बड़ा है, कोई 4-5 साल छोटा है, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, कसकर सफर किया था, जिस समय देश की 3 फ्रीडम परेशानी में थी। इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, जुडिशियल फ्रीडम। हाँ, त्यागी जी गायब कहां हैं? मुझे समझ में, उनको खोज रहा हूं मैं। अब मैं यील्ड नहीं कर रहा, बैठिए ना। मैं यील्ड नहीं कर रहा, बैठिए आप। बैठिए। अरे भाई प्लीज कंटिन्यू। सर, एक धवीर भारती धर्मयुग के संपादक हुआ करते थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मुनादी, डुगडुगी। वो कविता जब हम लोग जेल में थे, जेपी मूवमेंट में, तो पढ़कर आंखों में आंसू आए थे। और आज इस हाउस में मैं उस कविता के कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं। मुनादी का मतलब है शहंशाह डुगडुगी बजा करके जनता को मैसेज देता है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खास व आम को आगाह किया जाता है, वो खबरदार रहे। गिरा ले अपनी खिड़कियों के पर्दे और अपने बच्चों को सड़कों पे अकेला न छोड़े, क्योंकि एक 74 बरस का बूढ़ा अपनी कांपती थरथराती आवाज में सड़कों पे सच बोलता हुआ निकलता। जेपी सच बोलते हुए निकलता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो नेहरू जी को भाई कहते थे, तो उनको भी भारत रत्न आपने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उन्होंने आपकी खिलाफत की थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 में आती है तो उनको भारत रत्न हमने दिया। हमने ये बड़ा दिल किया और उनकी मूर्तियां लगी। तो टॉलरेंस की डिबेट मुझे समझ में आती है, लेकिन जब टॉलरेंस की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस देश में बहुत नाइंसाफियां होंगी और अच्छा है, ये चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र का एक आइन ये भी होता है कि जो जीते उसका सम्मान करना चाहिए। बिहार में भी हम हार गए। उस दिन रात में मैंने नीतीश जी को फोन किया, लालू जी को फोन किया, खूब हंसे, शुभकामना दिया, उसी दिन रात में दी। लेकिन हमसे तो कहते हैं कि स्वीकारो, लेकिन पीड़ा तब होती है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 30 साल के बाद बहुमत लेके आती है, तो दिल में कुछ नहीं स्वीकारने की कहीं ना कहीं एक दिखाई पड़ती है। दैट्स द रियल प्रॉब्लम। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अंबेडकर ने संविधान में वो स्थान दिया कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक साधारण परिवार में पैदा हुई बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा काम किया है। ये लोकतंत्र है। यहां राम गोपाल जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी ने बदला है। ये लोकतंत्र है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम जीते तो सवाल उठाए जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात बड़ी गंभीर है। आज हम देश के 9 राज्यों में शासन करते हैं। 2 जगह हमारे एलाइज हैं। हम देश में शासन करते हैं और किसी की कृपा से शासन नहीं किया है। जनता ने हमें वोट देकर जिताया है और हम काम कर रहे हैं और करेंगे। जरा आप शांत रहिए ना, शांत रहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं और ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद था वहां पर।
अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी पटना में आए थे, रैली थी, 8-10 लाख लोग आए थे। टीवी पे लाइव जा रहा था, आपको मालूम है। बम चले, 80 लोग घायल हुए। अस्सी लोग घायल हुए और 7 लोग मरे। पुलिस की ओर से कहा गया बम चल रहे थे, 3 दिन तक बम फटते रहे। आज हम लोग जीवित हैं, शायद ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा अपने भाषण में कि हमें हिंदू मुसलमान से नहीं लड़ना है, हमें गरीबी से लड़ना है। मुसलमान को हिंदू से नहीं लड़ना है, गरीबी से लड़ना है। जिस वक्त बम चल रहा हो, Please sit down. Please sit down. जिस वक्त बम चल रहा है, Continue. 8 लोग मरे हैं, 70 लोग घायल हुए हैं, वहां पर मोदी जी की भाषा है। यह हमारा टॉलरेंस है और यही हम आगे करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि बिल्कुल संविधान हमारा काम करने का तरीका है, उसी के अनुसार काम करेंगे और सबका साथ सबका विकास। आजकल त्यागी जी को सुनने के बाद मुझे यही लगा कि लोहिया की आत्मा आज क्या कह रही हो। अच्छा, शांत रहे सर। He's not conceding. He's not conceding. Sir, I'm not Please- yielding, sir. I'm not yielding. Please sit I'm down. not yielding. Tyagi ji, please sit down. I'm not Sit down. yielding, sir. I'm not yielding, sir. No. Tyagi ji, please sit down. No, Tyagi ji, please sit down. सर, इन्होंने अपने भाषण में हमारा नाम लिया। Please. जेटली जी कभी कुछ नहीं बोला। Okay, all right. सर, Now order, please. Order, please. ये हमारे साथ 16 साल थे। इनके मित्र केंद्रीय मंत्री बने। नीतीश कुमार की 95 में साथ हमारे आए। हमारे साथ तो 16 साल थे, शायद आपके साथ 7 साल चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, हमें तो डाउट है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। लेकिन आज आपके मुखार बिंदु से जो एक से एक प्रशंसा के शब्द निकले हैं, इतना ही कहूंगा। लोहिया जी क्या सोचते होंगे, चर्चा करेंगे बाद में। सर, एक बात आई सर, सेक्युलरिज्म पर। इस पर सेक्युलरिज्म पर मैं एक शब्द में कुछ बोलना चाहता हूं। सर, सेक्युलरिज्म का मतलब यह कभी नहीं है कि आप एक सूत्र में मैं कहूं, भारत का सेक्युलरिज्म जो है, सभी आस्थाओं का सम्मान, No interjections, please. सभी आस्थाओं को आदर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा था कि सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन इररिलीजन। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। Correct. और सर, आज मैं भारत का ओरिजिनल संविधान लेकर के आया हूं और इसकी सर हमें कॉपी मिली थी। इसकी कॉपी 2000 में मिली थी, 50 साल पूरा होने पर। By honorable members, please allow the speaker to continue. सर, जब संविधान हुआ बना सर, No, please maintain decorum. सर, संविधान जब बना तो एक चर्चा हुई कि क्या इसे ऐसे ही पेश कर दिया जाए या आजाद भारत का संविधान बन रहा है तो क्या करना चाहिए। तो सर, नंदलाल बोस को कमीशन किया गया और उन्होंने भारत के संविधान में कई आकृतियां बनाई और सारी आकृतियों को बनाने के बाद यह संविधान छपा और इस पर सबों ने दस्तखत किए हैं। सर, उसमें एक आकृति में पढ़ूंगा, क्या है, जहां फंडामेंटल राइट है, वो आकृति है प्रभु राम सीता लक्ष्मण के साथ लंका विजय के बाद लौट रहे हैं। ये एक आकृति है। दूसरी आकृति सर, लॉर्ड कृष्णा जब उपदेश दे रहे हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल में, महाभारत में लॉर्ड कृष्णा कृष्ण को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद इसके आगे नटराज हैं, शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, कबीर हैं, रानी झांसी है। Please. Honorable members, please और सर, do not raise decibel levels. सर, ये सारी तस्वीरों की सूची इसमें है। आज मेरे मन में एक सवाल उठता है, 66 साल बाद क्या अगर संविधान बनता है, अगर ये सारे तस्वीरों को संविधान में देने की बात की जाएगी
जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने माना, मौलाना आजाद ने माना, नेहरू जी ने माना, सरदार पटेल ने माना, सबों ने माना, सबके दस्तखत हैं, जो बड़े लोग थे इनका हम सम्मान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि सेक्युलरिज्म का जो पूरी बहस है कहीं ना कहीं भ्रांति में पड़ गई है, इसको समझना जरूरी है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं और हम एक बात अवश्य कहेंगे, टॉलरेंस की बात होती है। जो लोग टॉलरेंस की बात करते हैं वो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर होता है खामोश रहते हैं, वो 10 साल चुप रहते हैं। ये लोग मोदी जी के चुनाव के पहले पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं कि मोदी को भारत का नेता नहीं बनना चाहिए, आज वो फिर वो बात उठाने लगते हैं। सर, मैं बिल्कुल मानता हूं कि संवाद होना चाहिए, जिनके मन में चिंता है हम उनकी बात सुनना चाहिए। और आज मैं यहां पर कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है, हिंदुस्तान उतना ही मुसलमानों का है। हिंदुस्तान जितना आदिवासियों का है, हिंदुस्तान उत्तर दक्षिण भारत सबका है और हम वो काम कर रहे हैं। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जब मैं केंद्रीय मंत्री में पहले से बोलता रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर लगती है, इसमें जो काफी लोग हैं मैंने मिलाया सर, जिनके मन में दिल से परेशानी है, हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए और हम करेंगे। लेकिन ऐसे काफी लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुखर थे, 10 साल खामोश थे, हमारी सरकार आ गई है फिर मुखर हो गए। तो ऐसे लोगों की जब टॉलरेंस की बात होती है तो शायद कुछ ना कुछ तो सच्चा बोलना पड़ेगा। तो आज मैं ये पीढ़ी से एक बात बोलना चाहता हूं सर, 2 बातें और हैं सर। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि दलितों पर अत्याचार बंद हो गए हैं, हुए, हम सबको मिलकर ठीक करना है। लेकिन जो पॉजिटिव हिंदुस्तान जा रहा है उसकी ओर इशारा, मैं सर बस 5 मिनट खत्म करूंगा। जो पॉजिटिव हिंदुस्तान जा रहा है उसकी तरफ हमें इशारा करना पड़ेगा। सर, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग मिलने आए थे, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसके लीडर का नाम है मिलिंद कांबले, उनको पद्मश्री दिया है। पहले उन्होंने अपनी कहानी बताई, कहे कि मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर था, एक दिन मैं छोड़ के चला गया, कहा मैं बिजनेस करूंगा, मेरे फादर ने बहुत डांटा। आज सर उनका टर्नओवर 100 करोड़ है। उसके कई मित्र मुझसे मिलने आए थे, किसी का 500 करोड़ है, किसी का 1000 करोड़ है। हमने उनका एक कार्यक्रम में बुलाया, मैं जाऊंगा उसमें। मैंने उनसे पूछा, कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हम कोई रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं, हम कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगते हैं, हम तो अब एम्प्लॉयर हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये भी एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। सर ऐसे लोगों, मैं फिर पटना में हमारे सर आनंद कुमार सुपर 30 चलाते हैं, जिन्होंने एक काम किया है, गरीब पिछड़े दलित बच्चों को IIT पढ़ाते हैं सर, एक से एक क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक बदलता हुआ हिंदुस्तान। इमरान खान की बात PM ने की सर लंदन में, मैंने उनको फोन किया सर, वो रहते हैं अलवर में, तो हमने पूछा जनाब आपको बधाई, मैंने अपने विभाग के लोगों का उनके पास जाओ। हमने कहा क्या करते हैं, हमने कहा क्या करते हैं आप, उन्होंने कहा कि सर मैंने जो ऐप्स बनाए हैं उसको 30 लाख बच्चे उपयोग कर रहे हैं। हमने कहा अभिनंदन। नूरजहां की बात आई, जावेद की बात आई, बाकी कई लोग बच्चे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान जमीन पर बदल रहा है सर। 2 क्विक पॉइंट्स एंड आई विल फिनिश सर। हमारे राम गोपाल जी ने वो बात को कही थी सेपरेशन ऑफ पावर पर। सर हम जुडिशरी का पूरा सम्मान करते हैं सर, लेकिन NJAC पर जो निर्णय आया है, मैं एक ही बात कहूंगा कि उनका निर्णय है तो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन देश में 20 विधानसभा दोनों हाउस में यूनानिमसली, यानी देश के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के साथ उनको एक कहा था कि बदलाव होना चाहिए सर। क्या रीजनिंग दी है कि क्योंकि लॉ मिनिस्टर है इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ये सब्सटेंस है सर। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर है सर। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये क्या दलील है, अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के CAG, भारत के CVC, भारत की सुरक्षा की चिंता कर सकते हैं, यह सदन भारत के निर्णय, भारत के भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं, तो क्या एक जज की नियुक्ति में इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी एक आदमी का, तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा। और दूसरा सवाल उठता है, 93 के पहले 50 से 93 तक जो जज बने उसमें लॉ मिनिस्टर थे, इमरजेंसी के कुछ समय को छोड़ दीजिए आप। आज कृष्णा अय्यर क्यों नहीं आता, तो उस समय की उपज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज था लिटिल डॉन जगमोहन लाल सिन्हा,
जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया और अपहोल्ड किया। आज रंगनाथ, ये एक से एक जो जजेस थे, पतंजलि शास्त्री आपके, उसके बाद हमारे विवियन बोस, गजेंद्र गडकर, ऐसे जजेस क्यों नहीं आते? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस बारे में हमें कभी ना कभी सोचना पड़ेगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वी वेलकम, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक अंतिम बात मुझे कहनी है। ये चर्चा आई है सर, दलित क्रिश्चियन की बात आई है, तो मुझे तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी इन्होंने बात बताई है। जब भारत का संविधान बन रहा था सर, तो ये चर्चा बहुत हुई। दलित व्यवस्था जो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है, भारत की परंपराओं के विपरीत है, वो हिंदू समाज की एक विसंगति थी, कमजोरी थी। इसलिए निर्णय हुआ कि हम उनको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। अंबेडकर ने कहा उन्हें हम रिजर्वेशन देंगे, शैक्षिक, नौकरी और इलेक्शन में। यह एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन था सर। ये चर्चा होती रही। पहले हिंदू थे, उसमें लिखा हुआ है, मेरे पास वो ऑर्डर है। बाद में उसमें सिख जुड़े और बुद्धिस्ट जुड़े सर। अब भारत के संविधान के आर्टिकल 25 को देखेंगे या बाकी लॉ में देखें हिंदू की परिभाषा, तो आपको सामने होगा। लेकिन यह मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुसाई बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एक दलित थे, उन्होंने परिवर्तन किया, क्रिश्चियन बन गए, उनको भारत सरकार का फंड नहीं मिला, वो मामला हाई कोर्ट में वो हारे, सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सामने है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं AR 1986 सुप्रीम कोर्ट मेरे पास है, जिसके बाद मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद पैराग्राफ 7 पढ़ रहा हूं, पेज 733। सतीश जी, now it cannot be disputed that the caste system is a feature of the Hindu social structure. It is a social phenomena peculiar to Hindu society. और बाद में जिक्र किया है, और फिर उन्हें बी शिवाराव को कोट करते हुए क्या है, during the framing of the constitution, the Constituent Assembly recognized the scheduled caste were a backward section of the Hindu community who were handicapped by the practice of untouchability, and this evil practice untouchability was not recognized by any other religion. एक आप अच्छा बैठिए, I'm not yielding, I'm not yielding। 60 साल से 60 साल मैं सुप्रीम कोर्ट कोट कर रहा हूं। Please, please, please. Please. सर He is only quoting an opinion, as an opinion. सर 60 साल से अगर एक कंसेंसस है, 60 साल से कंसेंसस है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, बड़ी बात होगी, और फिर आपको पब्लिकली स्वीकार करना पड़ेगा कि Why are we going into this? ये हिंदू सोसाइटी की बात है। अच्छा ठीक है, मुझे अपनी बात, सर मैं अपनी बात कर रहा हूं। Ravishankar ji, please conclude. तो मेरा सिर्फ कहना ये है, Please conclude. फिर मेरा खाली कहना ये है कि हम इसका विरोध बैठ करते जाइए हैं आप। दो कारण से, ये संवैधानिक नहीं है, और नंबर 2, जो दलितों का वर्तमान कोटा है उस पर असर पड़ेगा। Thank you very much. बैठ जाइए आप लोग। वेरी क्लियर। Yes. Ravishankar ji, I know the law. would you please like to conclude? सर मुझे अंत में एक ही बात, We are running out of time. बस कंक्लूड करना। सर मुझे बैठ जाइए। सर मुझे अंत में यही कहना है सर कि आज 66 वर्ष के बाद हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। Please sit down. Please sit down. Sit down. भविष्य की ओर सर हमें आशा भरी निगाहों से देखना पड़ेगा, और आज का हिंदुस्तान आशावादी है, आज के नौजवान आशावादी है, और भारत का संविधान, उसके अधिकार भविष्य की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अगर हम हिंदुस्तान को एक मजबूत, यूनाइटेड, भविष्य की ओर आशा के साथ दुनिया में एक बड़ा देश बने, अगर इसको लेकर हम सोचेंगे, तो अंबेडकर को और संविधान के बनाने वाले को सबसे बड़ी हम उनकी याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Shri Anand.